इथिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है। यूनिट 1 में यही अकेला टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि इससे सारी केस स्टडी हल करना हम सीखते हैं। हम इससे वो फार्मूले सीख रहे हैं जिसका केस स्टडी में इस्तेमाल करेंगे। अब केस स्टडी में कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल होगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन कम से कम आप सुखवाद से, स्वार्थवाद से एक व्याख्या सीख रहे हैं जिससे आप कभी नैतिकता और अनैतिकता में से किसी एक को चुनना होगा तो हमेशा नैतिकता को चुनेंगे। और नैतिकता की पहचान करने के लिए कि नैतिकता क्या है, उसकी पहचान करने के लिए आप कांत का, रॉल्स का, गांधी के साध्य साधन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसी जगह अगर आपको लग रहा होगा कि नैतिकता चुनने में नुकसान है तो स्वार्थवाद जैसे सिद्धांत से दिखाएंगे कि नैतिकता चुनने में ही हमारा फायदा है, और समझाएंगे कि जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत से अगर हम अनैतिक काम करेंगे तो उससे संस्थाएं खराब होंगी, और संस्थाएं अगर खराब होंगी तो उनकी सेवाओं की गुणवत्ता खराब होगी, और संस्थाओं की सेवाओं की गुणवत्ता अगर खराब होगी तो उस पर निर्भर मेरा जीवन भी खराब होगा। इसलिए भले अनैतिकता में मुझे फायदा दिख रहा हो लेकिन होता नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप चाहेंगे तो वो सूचकांक या इंडेक्स भी दिखा सकेंगे जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा जीवन की गुणवत्ता वाले राज्यों में नैतिकता भी सबसे ज्यादा है। इससे आप सिद्ध कर सकेंगे कि यह गलतफहमी है कि अनैतिकता से जिंदगी अच्छी होती है। अगर अनैतिकता से जिंदगी अच्छी होती तो अफगानिस्तान में, सीरिया में, अल्जीरिया में, डीआरसी कॉन्गो में, इन सब जगहों पर जहां अनैतिकताएं सबसे ज्यादा है वहां लोगों की जिंदगी सबसे अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन लोगों की जिंदगी वहां अच्छी नहीं जहां अनैतिकता है, जहां भ्रष्टाचार है, करप्शन है। पूरा अफ्रीका महाद्वीप, उसके 54 मुल्क करप्शन में डूबे हुए हैं, कुछ एक को छोड़ के, 2-4 मुल्कों को छोड़ के। इसलिए पाओगे अफ्रीका में सबसे ज्यादा खराब गवर्नेंस है। अफ्रीका में आम आदमी की जिंदगी सबसे खराब है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप एयरपोर्ट जाएंगे वहीं से घूस वसूलना शुरू कर देंगे, वो एयरपोर्ट पे तैनात लोग आपसे घूस लेने लगेंगे। तो आप इस बात को समझा के दिखाएंगे कि भाई अनैतिकता बढ़ेगी तो भले मुझे फायदा दिख रहा हो लेकिन अंततः वो जीवन की गुणवत्ता पूरे राज्य में सबकी खराब कर देगी। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के देशों से जो प्रवसन हो रहा है, इमिग्रेंट्स जो भाग रहे हैं दूसरे राज्यों की तरफ, पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आपने ग्रीक ट्रेजेडी सुनी होगी, ग्रीस में जो ट्रेजेडी हुई थी, ग्रीस के तट पर जो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 400 के आसपास लोग डूब गए, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे। क्योंकि पाकिस्तानी राज्य ने जब अनैतिकता पर अपना राज्य खड़ा किया तो वहां से लोग भाग रहे हैं। भारतीय राज्यों में भी संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही, तो हमारे राज्य के भीतर लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो लोग भागते हैं, मैक्सिको जाते हैं, वहां से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। अभी कितने ही ऐसे लोगों को अमेरिका से वापस लौटाया जा रहा है। अब दिखाएंगे कितना बड़ा राज्य, उसमें इतने संसाधन हैं, लेकिन सरकार की नीतियां अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचती क्योंकि भ्रष्टाचार है, राज्य के कल्याणकारी उपाय आम आदमी तक नहीं पहुंचते क्योंकि भ्रष्टाचार है, तो लोग दूसरे राज्यों में भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आप समझा के दिखा सकेंगे कि हमारे हित में यह है कि हम नैतिकता को बढ़ावा दें, क्योंकि दुनिया में जहां जहां नैतिकताएं ज्यादा आई उन राज्यों के पूरे गवर्नेंस के ढांचे, उन राज्यों में हिंसा का बढ़ना, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना, सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो भारत में सिर्फ ईमानदारी आ जाए, ध्यान से सुनना बात, स्वार्थवाद की है बात, उसके बाद फिर हम सुखवाद पर आएंगे। भारत में ईमानदारी आ जाए, कहां? सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्थाओं में सिर्फ ईमानदारी आ जाए, देखो तुम्हारा कितना हित पूरा हो जाएगा। सारी संस्थाओं में अगर ईमानदारी आ जाए, और मान लीजिए आपके पिताजी एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब हैं, वो रहते हैं बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कहीं रहते हैं, उनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन अगर ईमानदारी आ गई तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बहुत ऊपर चली जाएगी। क्योंकि सरकार तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को 50,000 सैलरी देती है, और प्राइवेट स्कूलों में तो 50,000 सैलरी दिल्ली जैसे राज्य में मिलती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, पढ़ाने वाले टीचर्स को 50,000 सैलरी नहीं मिलती, उनको 15,000-20,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन आप देखेंगे फिर भी प्राइवेट स्कूल में लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। जहां 50,000 रुपये सैलरी पाने वाला टीचर पढ़ा रहा है वहां मां बाप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, और जहां 15,000 रुपया सैलरी पाने वाला टीचर पढ़ा रहा है वहां भेजना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में सिर्फ ईमानदारी आ जाए, 50,000 रुपया जो टीचर नियुक्त हो रहा है, फिर तो इसकी नियुक्ति बहुत बढ़िया तरीके से होगी, नियुक्ति में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, घूसखोरी नहीं चलेगी। अब सबसे शानदार टीचर आगे मान लीजिए सरकारी स्कूल में, जितने गरीब लोग हैं भारत के, उनको बिना फीस दिए सबसे बेहतरीन शिक्षा मिलने लगेगी। उसके लिए उनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फीस नहीं सरकारी स्कूल में, फीस नहीं, खाना ऊपर से मिल रहा है, ईमानदारी आ जाए, खाना बहुत अच्छा मिलने लगेगा। तो सारे गरीब लोगों के बच्चों को वो शिक्षा मिलने लगेगी जो अमीर लोगों के बच्चों को दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बड़े बड़े शहरों के स्कूलों में मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर होगी और उनकी सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया शिक्षा मिलेगी। तो गरीब आदमी के बच्चे को जिस दिन अमीर आदमी के बच्चे से अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, पैसे कमी की समस्या उसकी नहीं रहेगी कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। नंबर 2, वो गरीब आदमी झारखंड में रह रहा है, बीमार पड़ गया, सरकारी हॉस्पिटल में उसका शानदार इलाज हो गया बिना पैसे के, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं चाहिए। सरकारी स्कीम में धांधली नहीं है, इसलिए मनरेगा से उसको अपने गांव में रोजगार मिल गया। सरकारी स्कीम में धांधली नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रधानमंत्री घर मिल गया, उसको खाद्यान्न सुरक्षा से खाद्यान्न मिल गया। अब जरा बताइए, एक आदमी को रोटी मिल गई,
मकान मिल गया, रोजगार मिल गया, उसके बच्चे को शानदार शिक्षा मिल गई, बीमार पड़ने चिकित्सा मिल गई, तो उसके गरीब होने के बावजूद उसके जीवन की गुणवत्ता क्या होगी? बेहतर। अब वो आदमी रोजगार की तलाश में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बंबई नहीं भागेगा, गांव में रहेगा। तो जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों को, रुक जाएगा। फिर जब एक आम आदमी को पता चल जाएगा भाई ना मुझे बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, ना इलाज करवाने के लिए चाहिए, घर मिल गया, अपने गांव में थोड़ी सी भी जमीन है तो उसमें जो घर बना वो शहर के किसी 2 कमरे के फ्लैट से तो बेहतर है, तो भ्रष्टाचार की जरूरत क्या रहेगी? फिर गरीब अमीर के बीच का भेद क्या रह गया? ठीक है, अमीर आदमी थोड़ा ज्यादा पिज्जा उज्जा खा लेगा, कार वार चल लेगा, इसके अलावा क्या भेद रह गया? पढ़ाई लिखाई में बच्चों की कोई भेद नहीं रह गया, इलाज बढ़िया होने लगा, घर आपको अपने गांव मिल गया, रोजगार मिल जा रहा है मनरेगा में, तो भ्रष्टाचार खत्म होते ही क्या होगा? सबका स्वार्थ पूरा होने लगेगा। और अगर एक आम आदमी को भी मान लीजिए कोई आम सरकारी नौकरी में व्यक्ति है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी पाता है, उसको पता चल गया कि मेरा इलाज, मेरे बच्चों का इलाज सबका सरकार करवा देगी, शिक्षा मेरे बच्चों को बहुत अच्छी दे देगी, तो उसको घूस लेने की जरूरत क्या रहेगी? क्योंकि घूस तो इसलिए लेता है कि अपने बच्चों को मेडिकल करवाना पड़ेगा तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, अपने बच्चे को कोचिंग करवानी है, दिल्ली भेज के, कोटा भेज के, तो उसके लिए पैसे जमा करना है, शहर जाना पड़ेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए, वहां घर बनाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। एक घर तो मेरे पास गांव में है, मैं शहर में क्यों बनवाना चाहता हूं? इसलिए बनवाना चाहता हूं क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए बच्चे को शहर ले जाऊंगा। शहर क्यों ले जाऊंगा? क्योंकि गांव के स्कूल खराब है। तो ईमानदारी आते ही स्कूल अच्छे हुए, हॉस्पिटल अच्छा हुआ, मनरेगा काम करने लगा, मिड डे मील स्कीम काम करने लगी, और सब काम करने लगी, तो अमीर गरीब के बीच का भेद लार्जली खत्म हो गया। घूस लेने की ज्यादा प्रेरणा नहीं बची, क्योंकि वो सब चीजें जो मैं घूस कमा के फिर बनाता घर भाग भाग के, वो सब तो मुझे वही मिल रहा है। यही यूरोपीय राज्यों में है। यूरोपीय राज्यों में सरकार ने जो बेसिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है, नहीं है भ्रष्टाचार उसमें। तो एक आदमी को न्यायपालिका में न्याय पाने के लिए घूस नहीं कमाना पड़ रहा है, पुलिस को घूस नहीं देना पड़ता। मुझे पता चल जाए कि मुझे पुलिस को घूस नहीं देना, कभी मुझे सरकारी कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, काम करवाने के लिए कोई घूस नहीं देना, मुझे मिड डे मील स्कीम से अच्छा खाना मिल जाएगा, स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अच्छा इलाज मिल जाएगा, तो एक आदमी की भ्रष्टाचारी होने की प्रेरणा काफी कम हो जाएगी। स्वार्थवादी ही कहता है प्रबुद्ध स्वार्थवादी इस बात को समझता है कि अगर मेरे राज्य में ईमानदारी नैतिकता बढ़ जाए तो संस्थाएं इतनी बेहतर हो जाएंगी कि उनसे मेरे सारे हित पूरे हो जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार और अनैतिकता मेरे हित में नहीं है, नैतिकता मेरे हित में है। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ गए तो स्वार्थवाद से कैसे आप सवाल हल करेंगे उसका एक आइडिया आपको मैंने दिया। कौन कौन सवाल स्वार्थवाद से हल करोगे? जैसे पूछा जाता है तुम ईमानदार क्यों बनोगे, अपने आप को नैतिक बनाने के लिए तुमने क्या किया है, इस सवाल बहुत पूछा जाता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने कानून बनाया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। इस तरह के सवालों में बताओगे कि अगर हम प्रबुद्ध स्वार्थवाद का इस्तेमाल करें तो हम अपने आप को नैतिक बना सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति प्रायः इसीलिए नैतिक नहीं बनता कि उसको लगता है कि नैतिक बनने में मेरा नुकसान है। लेकिन जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा प्रबुद्ध स्वार्थवाद से, जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत से कि नैतिक बनने में मेरा फायदा है, नैतिक बनने लगेगा। तो जितने सवाल तुमको केस स्टडी में मिलेंगे कि अगर मैं घूस दे दूं तो मुझे लाभ मिल जाएगा, घूस नहीं दूंगा तो हानि हो जाएगी, उन सब सवालों में घूस ना देने वाले विकल्प चुनोगे और विकल्प चुन के बताओगे कि घूस देने से अंत मेरा नुकसान दीर्घकाल में हो जाएगा। क्योंकि घूस देने का मतलब संस्थाओं को खराब करना, और संस्थाएं खराब होंगी तो उन संस्थाओं से, जो मेरा जीवन उन्हीं संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी खराब होने लगेगी। समझ आई? तो ये याद रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं कांत पढ़ा जिसमें, उससे हम केस स्टडी में सही गलत पहचानेंगे। गांधी पढ़ा उसमें साध्य साधन का प्रयोग करके कभी गलत साधन नहीं चुनेंगे, दिखाएंगे गलत साधन चुनेंगे तो लाभ जो मिलेगा टिकाऊ नहीं होगा। स्वराज की नैतिकता का समर्थन करके दिखाएंगे कि अगर स्वराज की नैतिकता की तरफ नहीं गए, इच्छाएं बढ़ती गई तो दुनिया में असमानता आ जाएगी, संसाधन सब कुछ ही लोगों तक पहुंचेंगे, कुछ ही लोग उस पर कब्जा कर लेंगे लालच के कारण। तो अलग अलग जगह से जो 2-4 आर्गुमेंट निकले हैं उनको अपनी कॉपी पर तुमको नोट करना होगा। गांधी से नोट करना होगा पर्यावरण संरक्षण को करना है तो स्वराज चाहिए, लालच रोकना है तो स्वराज चाहिए, हिंसा रोकनी है दुनिया में तो स्वराज चाहिए, क्योंकि लालच बढ़ेगा स्वार्थ बढ़ेगा तो हिंसा भी बढ़ेगी, हथियारों की होड़ दुनिया में रोकनी है तो गांधी का स्वराज का आइडिया काम करेगा। किसी के स्टडी में पता करना है कि क्या उचित है तो कांत का पहला सूत्र और दूसरा सूत्र चाहिए। मैं नैतिक क्यों बनूं, इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो स्वार्थवाद से उत्तर ढूंढूंगा, इसलिए नैतिक बनूं क्योंकि नैतिक बनने में मेरा स्वार्थ है। तो ये चीजें आपको ऐसे 6-7 महत्वपूर्ण बातें चैट के अलावा, ये कब कर पाओगे? जब कंप्लीटली चैट से ध्यान हटा दोगे। मैं जितनी बात बोलता हूं बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन अगर ये जैसे मैंने क्लास शुरू की, क्लास शुरू हुई करीब 15-16 मिनट हो गए, इस 15-16 मिनट में मैंने महत्वपूर्ण बात बताई, उदाहरण दिया, तो आपको ना इसको बहुत ध्यान से सुनना होता है। ये नहीं सोचना होता सर अभी गप मारे, अभी शुरू नहीं किया लेक्चर। अरे लेक्चर पढ़ाने के बाद ही उस लेक्चर का कैसे इस्तेमाल होगा समझा रहा हूं। ये एक आर्गुमेंट तुम्हारे दिमाग में रह गया कि जहां जहां पूछा जाएगा तो अपने आप को नैतिक क्यों बनाओगे, कैसे बनाओगे? मैं दिखाऊंगा कि मैं नैतिक इसलिए बनाऊंगा क्योंकि नैतिक बनने में मेरा हित है। कैसे पढ़ाया था? सबके हित में मेरा हित है। नैतिक बनूंगा संस्था बेहतर, जैसे भी आपके किसी साथी ने लिखा मैंने देखा, नैतिक बनाऊंगा संस्था बेहतर होगी, राज्य बेहतर होगा, और राज्य बेहतर होगा, संस्था बेहतर होगी, सबका हित होगा, उसमें मेरा हित होगा। तो ये कुछ जवाब है जिनसे तुम दिखाओगे कि भैया अनैतिक बनने में हमारा फायदा नहीं है। तो ये सवाल हल करोगे। पूछा जाए भ्रष्टाचार कैसे रोकोगे संस्थाओं में है, बताओगे कि अगर हम संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार मौजूद है उनमें जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत का प्रयोग कर सके तो उसको रोक सकते हैं, लोगों में समझ विकसित कर सकें तो रोक सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सिद्धांत से उसका उत्तर लिख दोगे, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी यूज करोगे। चलिए, तो अब ये बात खत्म करने के बाद मैं चल रहा हूं सुखवाद पर। सुखवाद के साथ स्वार्थवाद की कुछ जो आलोचनाएं बची होंगी उसको उसके साथ पढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों की आलोचनाएं लगभग एक जैसी। एक आलोचना कल आपको पढ़ाया था कि अगर स्वार्थवाद मनोवैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी होता है, इसलिए हमको स्वार्थवाद की नैतिकता मान लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से नैतिक स्वार्थवाद निकाला था। तो सुखवादियों का कहना है कि मनुष्य तो मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करता है,
स्वार्थी नहीं होता। सुख के पीछे भागने पर तो कई बार अपने स्वार्थ को भी छोड़ देता है। घूसखोर आदमी को घूस लेने से जो तत्काल सुख मिल रहा है, उसी कारण स्वार्थ छोड़ देता है, दीर्घकालिक अपने स्वार्थ को छोड़ देता है। शराबी आदमी को शराब पीने से जो सुख मिलता है, उससे अपने स्वास्थ्य के स्वार्थ को छोड़ देता है। जानता है कि शराब पीने से मेरा स्वार्थ नहीं है, फिर भी शराब पीता है क्योंकि सुख मिलता है। चिलम फूंकने वाला आदमी, सुट्टा लगाने वाला आदमी, जो सुख मिल रहा है उसके कारण चिलम फूंक रहा है, जबकि उसमें स्वार्थ नहीं है उसका। कल कहा था कि आप जो पकौड़ा और कचौरी खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, खराब तेल में पका हुआ खाना खा रहे हैं, उसमें आपका स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसमें सुख मिल रहा है। जलेबी, पकौड़ी, ये सब क्या है? सुख है, अलग अलग सुखों का नाम है। पकौड़ी एक सुख है, जलेबी दूसरा सुख है, कलाकंद तीसरा सुख है, रसगुल्ला चौथा सुख है, संदेश पांचवा सुख है। मिठाई नहीं, अलग अलग सुख है जिनको आप खाते हैं। भले इनसे हमारा फायदा हो नुकसान। एक आदमी को डायबिटीज हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं चीनी कम खाना, लेकिन क्या करे वो, उसका स्वार्थ है चीनी कम खाए, लेकिन चीनी खाने से, मिठाई खाने से जो सुख मिलता है उसको रोक नहीं पाता। तो सुखवादी कहते हैं कि भैया अगर मनोविज्ञान के हिसाब से सिद्धांत बनाओगे तो मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है, इसलिए इससे तो सुखवाद की नैतिकता सिद्ध होती है, स्वार्थवाद की नहीं। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसी बैकग्राउंड से सुखवाद में और सुखवाद को समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक राय आ गए हैं, कोई जरूर बहुत चमत्कारी गूढ़ सवाल लेके आए होंगे, क्योंकि ऐसा ही सवाल लेके आते हैं। क्या लेके आए भाई आज तुम्हारे खजाने में, क्या है? सर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा विचारकों को मत दे सकते हैं क्या? आज तो बढ़िया सवाल पूछ लिया यार तुम, सवेरे सवेरे आज कौन सा टॉनिक पी के आए, कितना बढ़िया सवाल पूछा। बिल्कुल सही पूछा अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक सवाल में एक से ज्यादा विचारकों का मत दे सकते हैं, और कई बार एक सवाल में एक से ज्यादा आइडिया यूज होंगे ही। जैसे मैं जिन सवालों का उत्तर स्वार्थवाद से सिखा रहा था, उन्हीं सवालों का सुखवाद से भी उत्तर दे सकते हैं। सुखवाद में भी उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि मैं नैतिक क्यों बनूं। स्वार्थवाद में आपने देखा जवाब आया, नैतिक बनो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। सुखवाद में उसका जवाब देंगे। स्वार्थवाद में देखा आपने, नैतिक प्रेरणा बढ़ जाती है, स्वार्थवादी आदमी की प्रभुत्व स्वार्थवादी है तो नैतिक बनने की प्रेरणा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है नैतिक बनने से फायदा है। सुखवाद में उसका उत्तर देंगे। तो इसका मतलब उसी सवाल में जहां पूछा जाएगा तुम नैतिक क्यों बनोगे, स्वार्थवाद भी अप्लाई कर सकते हो, सुखवाद भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कई लोग सोचते हैं सब चीजें खा लेनी चाहिए क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, तो इस तरह से हम सबको अफीम, चरस, हेरोइन ये भी खा के देखना चाहिए, क्योंकि इसको खाने वाले लोग तो बहुत कहते हैं बहुत आनंद मिलता है। सबको खाना चाहिए, 25 साल में मर जाना चाहिए, क्या करेंगे ज्यादा जिंदा रह के। भाई सही बात है, एक बड़ा बढ़िया तर्क है। लेकिन फिर आप जब उसको खा के बीमार पड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो शरीर आपका टूटेगा, आपका परिवार बिखर जाएगा, आपके बच्चों की सुख शांति तबाह हो जाएगी। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। आप खेत बेच बेच के चरस खाना शुरू करेंगे, हेरोइन और कोकीन तलाशेंगे, तो ये भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। विवाह टूटेगा, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे आपको दुत्कारेंगे। सब चीज खा पी तो लिया, जिस तरह से मिठाई खा लिया उसी तरह से वो भी खा लिया, जो उसमें ज्यादा सुख है मिठाई की तुलना में ज्यादा, तो सुबह एक कोकीन की गोली खा लेनी चाहिए, फ्रांस में चले जाओ दिन भर, जिंदगी का क्या पता। तो ये बात तो सही हो सकती है। 12 बजे से टेस्ट है नकुल कुमार भक्का, तो चले जाइएगा। मैंने कब कहा कि आप 12 बजे रुकिएगा? 12 बजे आप निकल लीजिएगा, मेरा काम चलता रहेगा, आप निकल लीजिएगा। कोई कहे स्वार्थवाद में दूरगामी सुख छुपा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है दूरगामी सुख छुपा हुआ हो। कई बार स्वार्थ में सुख नहीं छुपा होता। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और पूरी जिंदगी करीब करीब कष्ट उठाते हैं, पीट काट के उसको पालते हैं, उनका स्वार्थ है क्योंकि बच्चे से प्यार करते हैं, और ये करते करते बूढ़े हो जाते हैं। उनकी 25 साल की बेटी, 25 साल का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा पीडब्ल्यू में, 55 साल का पिता अपना पेट काट के उसकी फीस दे रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, खेत बेच रहा है। पीडब्ल्यू में पढ़ने के लिए खेत नहीं बेचना पड़ता, इतना तो कम से कम राहत कर दी पीडब्ल्यू ने, लेकिन कोचिंग करने के लिए बहुत सारी, कहां सुख उसको मिल रहा है? जिस सुख को हम लोग सुख कहते हैं प्रायः, वो तो त्याग ही कर रहा है, परेशान है, लेकिन उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है क्योंकि बच्चे से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जो लोग पुलिस सर्विस, हमको सभी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, ताकि वो सबको, मानसी सिंह आपके स्तर को मान ले तो मतलब एथिक्स के टीचर को नहीं दूर रहना चाहिए, उसको गांजा पी के आना चाहिए। अरे भाई पुलिस में ही जो लोग हैं उन्हीं को क्यों दूर रहना चाहिए? मैं चिलम फूंक किया हूं तुमको पढ़ाऊं, ठीक रहेगा? बाकी बाकी बात करूं, आईएएस अधिकारी जो है वो कोकीन खा के जाए, तो पुलिस वालों को क्यों? डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा हेरोइन लेके तब आए, इंजीनियर पुल बनाने से पहले गांजा फूंक रहा है, ठीक रहेगा? अरे हमको होश हवास में ऑपरेशन करना है, होश हवास में पुल बनाना है, होश हवास में पढ़ाना है, अकेले पुलिस ही क्यों? क्या चाहते हो क्या तुम कि जिस पुल पे चलो गिर जाए? पता ही नहीं किस पुल पे जाएंगे, कब तक चलेगा? जिस ऑपरेशन करवाने, जिस डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने, दाएं पैर का ऑपरेशन करना था, बाएं का कर देगा। चलिए अब आइए जरा चलते हैं आईएएस की तैयारी। सर टीचर जो 50,000 सैलरी पाते हैं वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? एक आपके साथी ने सवाल पूछा था। देखो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऐसी जगहों पर गए हैं सरकारी स्कूल में, उनका मूल्यांकन के आधार पर प्रमोशन नहीं होता। पढ़ाओगे तब भी सैलरी वही मिलेगी, नहीं पढ़ाओगे तब भी वही मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक में क्या सिखाया था?
आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि हमारा हित पूरा करोगे, हम तुम्हारा हित पूरा करेंगे। सरकारी सिस्टम में ऐसा नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसने बच्चों का हित पूरा किया, इसलिए सरकार इस टीचर का हित पूरा करेगी। सरकार तो ना पढ़ाने वाले टीचर को 50,000 दे रही है, पढ़ाने वाले को 50,000 दे रही है, तो पढ़ाने में मेरा स्वार्थ नहीं रह गया। जबकि प्राइवेट स्कूल में 15,000 20,000 रुपया दे के सैलरी, जो उसका मैनेजर बैठा है, मालिक बैठा है, वो रोज देख रहा है कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं। जो नहीं पढ़ा रहा उसको 4 महीने फारिग कर देगा, बाहर कर देगा। प्राइवेट स्कूल में 20,000 पढ़ने वाला टीचर जानता है मेरा स्वार्थ है, मैं ठीक से पढ़ाऊं नहीं तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल में 15-20,000 देने के बाद उन्होंने उसके स्वार्थ के साथ जोड़ रखा है। स्कूल में बच्चे तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे तो तुम्हारा नौकरी नहीं बचेगा, तुम्हारा स्वार्थ इसी में बच्चों को संतुष्ट करो। सरकारी स्कूल में सरकार ने सैलरी तो दी, लेकिन स्कूल के हित के साथ, बच्चों के हित के साथ टीचर के हित को जोड़ा नहीं, इससे उसकी पढ़ाने की प्रेरणा खत्म होगी। तो स्वार्थ से जब हम नैतिकता बनाते हैं तो उसमें हर जगह स्वार्थ हमको दिखाई देना चाहिए। या तो बहुत प्रबुद्ध स्वार्थवादी बन जाए, जैसे मैंने कहा, या तो आपको स्वार्थ वाली संस्थाओं में आपका पूरा करना होगा। ये तो दिखाया था आपको, जितना प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र खत्म होता जा रहा है। दुनिया के किसी विकसित मुल्क में पुलिस, न्यायपालिका, इन सबको छोड़ के, स्कूल एक दो चीजों को छोड़ के बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है? क्योंकि उसी स्वार्थवाद की नैतिकता से चलता है, जो लोग मानते हैं कि मानव के मनोविज्ञान के साथ ज्यादा संगत है। आजादी के बाद नेहरू ने भारत में सारी सरकारी संस्थाएं बनाई और 1991 तक आते आते सारी सरकारी संस्थाएं रुग्ण हो गई थी। हमारी सारी कंपनियां रुग्ण हो गई थी, सिक हो गई थी, घाटे में चल रही थी। अभी भी आपने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया, टाटा को बेचा, आपने सारे सरकारी बैंकों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बनाई, या उसका शेयर लोगों के पास है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार उतना बढ़िया तरीके से सिस्टम को नहीं चला सकती, सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर चला सकता है ज्यादा बेहतर तरीके से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स एथिक्स के इफेक्टिव और हमारे नोट्स से भी काफी मिलते हैं। पता नहीं तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी किस नोट्स की बात करो, क्योंकि फिलॉसफी में तो अब एथिक्स बचा नहीं है इस तरह का जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी में भी इस तरह का एथिक्स नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाया भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी नया सिलेबस आया है उसमें वैल्यू एडिशन कोर्स है, एक सेगमेंट है वैल्यूज वाला, लेकिन अभी तो उसका सिलेबस तक नहीं पता लोगों को। कुछ हिस्सा अगर तुम्हारा मिलता होगा कहीं किसी टॉपिक का तो बताना मुझे, कौन से टॉपिक की तुम बात कर रहे हो, क्योंकि मैं परसों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, देशबंधु कॉलेज में बोल के आया हूं, और वहां तो लगभग सारे टीचर्स मेरे जूनियर्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझसे काफी जूनियर्स हैं। वो यही चर्चा ही कर रहे थे कि जो नया सिलेबस आया उसको पढ़ाया कैसे जाए, उसका मटेरियल अभी नहीं तैयार है। तो वहां तो एक अलग किस्म का चैलेंज है। चलिए अब आइए, वो पुराना पेपर था एथिक्स इन पब्लिक डोमेन पेपर हुआ करता था पहले, अब वो नहीं है। आइए जरा अब बढ़ते हैं सुखवाद की तरफ, और सुखवाद को भी 3 भाग में बांट के हम सीखेंगे, 3 हिस्सों में बांट के सीखेंगे। एक हिस्सा सुखवाद का होगा, इसमें हम सीखेंगे सुख है क्या, फैक्चुअल बात, जैसे स्वार्थवाद में सीखी थी। स्वार्थ क्या है, स्वार्थवाद कितने प्रकार का होता है, वहां बताया था संकीर्ण स्वार्थवाद और प्रबुद्ध स्वार्थवाद। स्वार्थ को नैतिक क्यों माने, मनोवैज्ञानिक तर्क दिया था वहां। वैसे सुखवाद में भी एक हिस्से में हम सुख क्या होता है, सुखवाद कितने प्रकार का होता है, सुखवाद को नैतिक क्यों माने, इस तरह के कुछ फैक्चुअल सवालों का जवाब ढूंढेंगे। दूसरे हिस्से में हम जाएंगे और सुखवाद का एप्लीकेशन करेंगे, जैसा स्वार्थवाद में किया था, बिल्कुल स्वार्थवाद वाले तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्या एप्लीकेशन करेंगे? हम देखेंगे कि सुखवाद की नैतिकता से मनुष्य की भलाई कैसे होगी, मनुष्य को नैतिक प्रेरणा कैसे मिलेगी कि मुझे नैतिक क्यों बनना चाहिए, संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी सुखवाद की नैतिकता से, और दुनिया की समस्या कैसे सॉल्व होगी। जैसे स्वार्थवाद से सिखाया आपको कि स्वार्थवाद की नैतिकता का प्रयोग करके अम्बेडकर ने वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का मॉडल बनाया, वैसे हमको सीखना होगा कि सुखवाद से सामाजिक न्याय कैसे आएगा। स्वार्थवाद में दिखाया कि स्वार्थी आप बन जाएं, स्त्रियां स्वार्थी बन जाएं, तो किसी धर्म को नहीं मानेंगी, किसी संस्कृति को नहीं मानेंगी, कल्चर को नहीं मानेंगी, जो उनका स्वार्थ पूरा नहीं कर रही। परिणाम स्वरूप जो हमारा धर्म है, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, इन धर्मों बदलाव आना शुरू होगा, या स्त्रियां धर्म को छोड़ना शुरू कर देंगी। परिणाम स्वरूप धर्म के द्वारा जो पितृ सत्ता चल रही टूट जाएगी। जैसे धर्म से चलने वाली वर्ण व्यवस्था को अम्बेडकर ने तोड़ दिया, अनुसूचित जातियों में वर्गीय हित पैदा करके एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति का वो धार्मिक नहीं रहा, उसने उस धर्म को छोड़ दिया जो धर्म उसका वर्ण व्यवस्था शोषण कर रहा था। तो हिंदू धर्म पर दबाव पड़ा, अगर वर्ण व्यवस्था को मानते रहोगे, नहीं सुधरोगे तो दलित सारे बाहर निकल जाएंगे तुमसे, बौद्ध बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, दबाव पड़ा। स्त्रियां दबाव भी इस्लाम पर, स्त्रियां दबाव भी हिंदू धर्म पर नहीं डाल रही हैं कि नहीं सुधरोगे तो हम छोड़ देंगे। स्त्रियां वर्गीय चेतना नहीं पैदा कर रही हैं, शोषण का सामूहिक प्रतिरोध नहीं कर रही हैं। तो दिखाया था कैसे स्वार्थवाद की नैतिकता अगर आ जाए तो स्त्रियां वोट बैंक बन जाएंगी, स्त्रियां पहचान की राजनीति करेंगी, स्त्रियां लामबंद हो जाएंगी, स्त्रियां सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध करेंगी जो उनके साथ हो रहा है। आप देखेंगे अम्बेडकरवाद से जो तथाकथित न्याय की चेतना पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में आई, वो केवल स्वार्थवादी चेतना है। इसीलिए अनुसूचित जातियों में, पिछड़ी जातियों में जो लोग न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर बंटवारा होना चाहिए, बहुत सारी सी बात कहते हैं, वही लोग अपनी जातियों में भी स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं। कई बार बात बताइए कि पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में भी स्त्रियों के साथ वही बर्ताव हो रहा है जो अगली जातियों में। पिछड़ी जातियों में भी, अनुसूचित जातियों में भी स्त्री के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसके मर्द भी स्त्रियों के साथ छेड़खानी रेप कर रहे हैं। इसका मतलब उनके भीतर जो न्याय की चेतना है वो वैश्विक न्याय की चेतना नहीं है कि अम्बेडकर से वो न्यायप्रिय बन गए। अम्बेडकर से उनमें न्याय उतना ही आया जितना उनके हित में है। ये अम्बेडकरवाद की बुराई भी है, उसकी आलोचना भी है कि अम्बेडकर ने जो स्वार्थ की चेतना पैदा की, उस स्वार्थ की चेतना से कोई न्यायकारी भी हमारे भीतर नहीं आया। उसे जहां हमारा हित उतना ही सुना। तो वही दलित जो आरक्षण के खिलाफ कुछ भी होता है, पिछड़े सड़क पर उतरते हैं, वही दलित और पिछड़े स्त्रियों के साथ रेप पर सड़क पर नहीं उतरते हैं, वही दलित और पिछड़े स्त्रियों के आरक्षण के लिए सड़क पर नहीं उतरते हैं।
वही दलित पिछड़े जब स्त्रियों को सबरीमाला मंदिर में घुसने से रोका जाता है, सड़क पर नहीं उतरते हैं। वही दलित पिछड़े और बहुत सारे लोग ट्रिपल तलाक के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे थे। तो स्त्रियों के साथ वही अन्याय हो रहा होगा जो उनके साथ होता है, जिसके खिलाफ वो सड़क पर उतर जाते हैं। स्त्रियों के साथ वही अन्याय हो रहा होगा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं कहना ठीक है कि पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में न्याय की चेतना आ गई, उससे उनका वर्गीय फायदा हुआ। वही वर्गीय फायदा स्त्रियों को लेना होगा, तो उनको स्वार्थवाद की नैतिकता में जाना होगा। सुखवाद से हमको सीखना पड़ेगा कि सुखवाद ये काम कैसे करवाएगा। सुखवाद की नैतिकता से स्त्रियों का भला कैसे होगा, उसे सामाजिक न्याय कैसे आएगा, उसे सशक्तिकरण कैसे होगा। तो सवाल वही रहेंगे हमारे जो पिछले क्लास में पढ़े थे स्वार्थवाद के साथ। जवाब उसका सुखवाद से ढूंढना है, क्योंकि हर नैतिकता ये दावा करती है कि दूसरी वाली से बेहतर है। हम दुनिया की सारी समस्या हल कर सकते हैं, संस्थाओं को बेहतर बना सकते हैं, इंसान को बेहतर बना सकते हैं। तो स्वार्थवाद ने बताया कैसे बेहतर बना सकते हैं। सुखवाद से हमको देखना होगा कि ये कैसे बेहतर बना सकता है। तो तीन भाग में, एक भाग में सुखवाद क्या है, उसकी वैरायटी, उसके समर्थन के तर्क। दूसरे भाग में सुखवाद से इंसान की प्रेरणा कैसे नैतिक बनने की बढ़ेगी, वो नैतिक कैसे बनेगा, संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी, दुनिया कैसे बेहतर होगी। और तीसरे भाग में सुखवाद की आलोचना। तीन भाग में सुखवाद को बांटकर पढ़ेंगे जैसे स्वार्थवाद में किया था। सुखवाद क्या है, सुख क्या है, सुखवाद के प्रकार क्या हैं, सुखवाद के समर्थन के तर्क क्या हैं। यह हो जाएगा हमारा भाग एक। भाग दो में सुखवाद का अनुप्रयोग और सुखवाद के अनुप्रयोग से हम सीखेंगे तीन बातें। एक, मनुष्य की भलाई, संस्था की बेहतरी और दुनिया की बेहतरी। दुनिया की बेहतरी का मतलब दुनिया की समस्याओं का समाधान। संस्था की बेहतरी का मतलब संस्था के भीतर जो कार्य संस्कृति खराब है, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, उन सब समस्याओं का समाधान। क्योंकि हर नैतिकता को पढ़ाया है समस्या हल करने के लिए आई है। इन नैतिकताओं का दावा क्या है कि हमको अपनाओगे तो नैतिक समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हम जानना चाहेंगे कैसे हल होंगी। सुखवाद की नैतिकता को अपना लें तो कैसे नैतिक समस्या हल हो जाएगी। नैतिक समस्या कहां कहां है? एक मनुष्य के स्तर पर है, वो कैसे हल होगी। मनुष्य के स्तर पर क्या नैतिक समस्या है? मनुष्य में नैतिक बनने की प्रेरणा नहीं है। मैं नैतिक क्यों बनूं, मनुष्य सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाता है। मनुष्य के अंदर सद्गुण कम हो रहे हैं, दुर्गुण बढ़ रहे हैं, नैतिक समस्या पैदा हो रही है। तो सुखवाद उसको कैसे दूर कर सकता है? संस्थाओं में कार्य संस्कृति और उत्तरदायित्व कैसे बेहतर कर सकता है, और दुनिया में न्याय कैसे ला सकता है, शरणार्थी संकट कैसे हल कर सकता है, पर्यावरणीय संकट कैसे हल कर सकता है। ये भाग दो। और भाग तीन में इसकी आलोचना। ठीक है, पहले भाग पर आओ। भाग एक, दो सवाल से शुरू करते हैं। चलो मैं पहले ये सवाल ले लेता हूं, सुख क्या है, फिर लेता हूं सुखवाद क्या है, फिर इसके बाद सुखवाद के प्रकार, सुख को नैतिक क्यों माने, वो दो सवाल और रहेंगे। तो भाग एक में सुख क्या है, सुखवाद क्या है, ये दो सवाल पहले, फिर सुखवाद के प्रकार और सुखवाद को नैतिक क्यों माने, दो सवाल और। नोट्स बनाने में भी बार बार मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। दाहिने साइड पर जैसे मैंने लिखा सुख क्या है, सुखवाद क्या है, तो आपको बाएं साइड में सुख क्या है जब मैं बताऊंगा उसके नीचे कुछ लिखूंगा, उसको भाषा में कन्वर्ट करके पैराग्राफ में थोड़ा समझा देना है। लैंग्वेज आपको थोड़ी अपनी एक्सपेंड करना है। सुख क्या है, पहला सवाल। देखो, हमारी इंद्रियों से जुड़ी इच्छाओं के तृप्त होने से उत्पन्न होने वाली अनुभूति ही सुख है। पहले मैंने मायने लिखा, हमारी इंद्रियों से जुड़ी इच्छाओं के तृप्त होने से उत्पन्न होने वाली अनुभूति ही सुख है। और सरल शब्दों में लिखता तो लिखता, सुख एक अनुभव है जो इच्छाओं के तृप्त होने से उत्पन्न होता है। सुख वह अनुभव है जो इच्छाओं के तृप्त होने से उत्पन्न होता है। Pleasure is kind of experience which we get after gratification of desires. जब हमारी किसी डिजायर का फुलफिलमेंट होता है, ग्रेटिफिकेशन होता है, तो उसके बाद जो अनुभूति हमको होती है उसी को सुख कहते हैं। अब इसको और एलिब्रेट करेंगे, देखेंगे क्या है इसका मतलब।
देखो, मैंने लिखा सबसे ऊपर क्या लिखा, इच्छाएं, डिजायर्स। डिजायर्स, अब हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर्स हैं, जैसे रसगुल्ला खाने के डिजायर, कार खरीदने के डिजायर, अच्छा घर बनाने के डिजायर, महंगे कपड़े पहनने के डिजायर, महंगी घड़ी पहनने के डिजायर, सेक्स की डिजायर, ये सब हमारे डिजायर्स हैं। तो हमारे भीतर ढेर सारी डिजायर्स भरी हुई हैं। अगर ये डिजायर आपके पास है, इच्छा है, कामना है, और आप किसी चीज के उपभोग से इसी इच्छा को तृप्त करते हैं, पूरी करते हैं, तो जब ये इच्छा पूरी होती है तो एक अनुभव होता है आपको, वही अनुभव है प्लेजर, सुख। तो ये इच्छा है, इच्छाएं हमारी दो तरह की हैं, एक शारीरिक इच्छा और एक मानसिक इच्छा। शारीरिक इच्छाएं सभी मनुष्यों में समान है, शारीरिक इच्छा सभी मनुष्यों में समान है, जैसे खाना पीना, सर्दी गर्मी से बचाव, सर्दी में गर्म कपड़े मिल जाएं, गर्मी में ठंडी चीज मिल जाए, हमारी सेक्स की डिजायर, ये सब शारीरिक इच्छाएं हैं जिनका संबंध प्राय वस्तुओं के उपभोग से होता है। तो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनसे जुड़ी कोई इच्छा है अगर आपकी तो शारीरिक इच्छा है। हमारी इन्हीं 5 चीजों को, कौन सी इच्छाएं हैं ये 5 इंद्रियों से जुड़ी इच्छाएं हैं। मूल रूप से 5 इंद्रियों से जुड़ी इच्छाएं। जैसे आंख क्या चाहती है, अच्छा देखना चाहती है, कान में तमाम तरह के सुनने की इच्छा है, म्यूजिक जो आपका है कान सुनना चाहता है उसकी इच्छा है। तो जिह्वा क्या है, जिह्वा में तमाम तरह के स्वाद की इच्छा है। तो ये जो इच्छाएं हैं जिनका संबंध खाने पीने से है। त्वचा सर्दी में गर्म चीज चाहती है, गर्मी में ठंडी चीज चाहती है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमारी आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से जुड़ी हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा को इंद्रियां कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। इनके साथ ये जो जुड़ी इच्छा है, इसी की जब हम क्या करते हैं, इसी की जब हम उपभोग से पूर्तिया तृप्ति करते हैं तो उत्पन्न होने वाला अनुभव क्या है, सुख है। तो सुख एक तरीके का अनुभव है। जैसे आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है, मान ली, जब तक इच्छा है आपके मन में केवल, पूरी नहीं हो रही, सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आपके किसी साथी ने रसगुल्ला आपको दे दिया, आपने जीभ पर रसगुल्ला रखा, जीभ पर रसगुल्ला रखने पर जब उसका स्वाद आपके भीतर जाना शुरू हुआ, आपकी इच्छा तृप्त हुई रसगुल्ला खाने की, उस समय जो अनुभूति आपको हो रही है वही सुख है। लेकिन मान लीजिए आपके साथी ने आपको 10 रसगुल्ला खिला दिया, अब आपकी इच्छा एकदम कंप्लीटली भर गई, तृप्त हो चुकी है, अब 11वां रसगुल्ला लेके आ गया, इच्छा नहीं बची है, अब रसगुल्ला वो खिलाएगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा, अब दुख मिलेगा। वही रसगुल्ला जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तब तक तो मुझे सुख दे रहा था, वही रसगुल्ला इच्छा तृप्त होने के बाद मैं खाने की कोशिश करूंगा, सुख नहीं देगा। आप भूखे थे, आपने अच्छा खाने की इच्छा थी, आपने एक बढ़िया डीलक्स थाली उड़ाई, महाराजा थाली उड़ाई, भरपेट खा लिया, नान, कुलचे, छोले, पनीर सब खाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब खाया, खा लिए, पेट भर गया एकदम। वही सेम थाली और ले आ दी गई, आ गया खाओ, अब इच्छा नहीं बची, अब आपको दुख होगा। कुछ देर पहले उसी थाली खाते हुए आपको सुख मिल रहा था। इसका सुख का संबंध हमारी इच्छा से है। जब इच्छा है हम उसको पूरा करेंगे तो जो अनुभव उत्पन्न होगा वो सुख होगा। लेकिन इच्छा नहीं है और आपको कोई उपभोग करने के लिए कहेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सुख की शुरुआत किससे होती है, डिजायर से। पहले डिजायर, डिजायर के बाद कोई उपभोग, उपभोग से उस इच्छा की तृप्ति, और इच्छा की तृप्ति होने के बाद उत्पन्न होगा अनुभव, वही अनुभव सुख है। ठीक है, ऐसा ही जैसे इंद्रियों से उत्पन्न अनुभव है, ये असल इंद्रियों की इच्छाओं को तृप्त करने वाला अनुभव है जिसको सुख कहते हैं, वैसे हमारी कुछ मानसिक इच्छाएं भी हैं जो केवल इंद्रियों से जुड़ी हुई नहीं। सुख तो हमारा सारा कहीं ना कहीं इंद्रियों से पूरा होता है, लेकिन उसका स्रोत इंद्रियां नहीं है, उसका स्रोत आप में पैदा हुआ विकास है। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए, मान लीजिए आपने भोजपुरी गाना सुना, भोजपुरी गाना, आपको सुख मिला। आप बिहार से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, भोजपुरी गाना सुनने से आपको सुख मिला। कौन सा सुख है ये शारीरिक सुख है। कैसा शारीरिक सुख है, क्योंकि भोजपुरी गाने में जो बोल है उसके, उसमें लार्जली एक आध भोजपुरी गायकों को, बालम को, शारदा सिन्हा को, इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो भोजपुरी गायक हैं जो गाना लिखते हैं, बनाते हैं, यहां तक फिल्म का टाइटल जो होता है वो असल में स्त्रियों के प्रति उपभोक्तावादी नजरिए को गाने में तब्दील कर देते हैं, जिसमें वुमेन की बॉडी को, उसके शरीर को गाने में एक प्रोडक्ट की तरह, एक उपभोग की वस्तु की तरह डाल दिया जाता है। इसका मतलब वो भोजपुरी गाना असल में हमारी यौन इच्छा को संतुष्ट करने का एक माध्यम है। अब यौन इच्छा तो सारे मनुष्यों में है लार्जली, इसलिए उस गाने को सुनने पर
जो सुख मिल रहा है वो शारीरिक सुख है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको शास्त्रीय संगीत समझ में आ गया, कर्नाटक शैली का, कर्नाटक शैली का शास्त्रीय संगीत समझ में आ गया, आपको राग समझ में आने लगे, आपको मेला करता समझ में आ गया, और आप में टेस्ट डेवलप हो गया किसका? शास्त्रीय संगीत का। ये जन्म से नहीं था, यौन इच्छाएं हमारे भीतर जन्म से हैं, सेक्स की डिजायर हमारे अंदर जन्म से, मतलब जन्म से मतलब हमारे भीतर इनबिल्ट है, मनुष्य होने के नाते इनबिल्ट है। लेकिन शास्त्रीय संगीत आपके भीतर इनबिल्ट नहीं है। शास्त्रीय संगीत की समझ आपको बनानी पड़ती है। एक बार वो समझ बन गई, आपका मानसिक परिष्करण हो गया थोड़ा, और अब आपको भीमसेन जोशी को सुनने का मन करता है। तो भीमसेन जोशी को जब आप सुनते हैं, सुब्बू लक्ष्मी को जब आप सुनते हैं, तो उनको सुनने से कोई आपकी यौन इच्छा तृप्त नहीं हो रही। तो ये वाला जो सुख होगा, जाएगा तो संगीत कान से ही। पहले वाले भोजपुरी गाना भी कान से गया, इस बार भी कान से जा रहा है, लेकिन पहले वाला सुख जो भोजपुरी गाने वाला था शारीरिक सुख है, क्योंकि शरीर से जुड़ी इच्छा को भोजपुरी गाना पूरा कर रहा है। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो कान से गया, इसका संबंध हमारे शरीर की किसी इच्छा से नहीं है, इसका संबंध है जो मन की चेतना का विकास हुआ आपके, उससे है, जिसको हम मानसिक सुख कहेंगे। इसका मानसिक सुख उन सुखों को कहते हैं जिनमें आपने कोई इच्छा अपनी चेतना के विकास से पैदा की है। सारे लोगों को वही शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए, कुछ लोग बोर हो जाएंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा। जिनको मिलेगा उनको इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना की समझ विकसित की है, शास्त्रीय संगीत को समझ पाते हैं, इसलिए उनको मिल रहा है। दूसरे लोग जिनको शास्त्रीय संगीत की कोई समझ नहीं, वो आ करके आलाप ले रहा है गायक, बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उसमें क्या क्या उसमें रस है। लेकिन यौन इच्छा अगर आपकी पूरी होने की बात आएगी तो सबको सुख मिलेगा। इसका तो मानसिक सुख थोड़े कौन से सुख है? परिष्कृत सुख है थोड़े, मतलब आपको कुछ करना पड़ता है उसके लिए। यौन इच्छा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आप मनुष्य के तौर पर पैदा हुए, जानवर भी होते तो उसमें भी यौन इच्छा होती है। तो मनुष्य जानवर के तौर पर दोनों में खाने की, जानवरों में खाने की इच्छा है, भूख उनमें भी होती है, वो पेट भरना चाहते हैं, उनमें भी यौन इच्छा है। तो लगभग जो जानवरों जैसी चीजें मिलती जुलती हैं हमारी, बस हमारे पास उनको पूरा करने के साधन ज्यादा है। जानवरों को भी ठंड लगती है, वो चाहते हैं ठंडी में कहीं गर्म जगह चले जाएं, उनके पास वूलन कपड़े नहीं, आपके पास हैं तो आप पहन लेते हो, नहीं पहन पाते, लेकिन इच्छा तो उनमें भी है। एक कुत्ते को भी अगर आप पाल लें, पालतू कर लें, पेट बना लें और उसको सर्दी में कंबल में लपेट दें, कोई स्वेटर पहना दें उसको, तो भी अच्छा फील करेगा। तो वो इच्छा जो हमारी कॉमन है, लेकिन शास्त्रीय संगीत कुत्ते को नहीं सुना सकते। वो इच्छाएं जो हमारे पशुओं के साथ कॉमन है, मिलती जुलती, वो सब शारीरिक इच्छाएं हैं। हमारे पास मिठाइयां हैं, हमारे पास तमाम स्वादिष्ट चीजें हैं, पशुओं के पास नहीं है। वो खाना कुक नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो ये इच्छाएं शारीरिक हैं, लेकिन जिनको आपने विकसित किया, जो असल में मनुष्यों को पशुओं से अलग करती हैं, जैसे इस क्लास को मैं किसी 8 साल के बच्चे को सुनाऊं, तो 8 साल का बच्चा इस क्लास से कोई सुख नहीं ले पाएगा। है मनुष्य, उसके कान में शब्द जाएंगे, हिंदी उसको आती है। 10 साल का बच्चा होगा, हिंदी आती है, उसके कान में शब्द जाएंगे, उसको सुख नहीं मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को मिल जाएगा। क्या अंतर है? बच्चा अभी केवल शारीरिक सुख समझ सकता है, उसकी चेतना का इतना परिष्करण नहीं हुआ कि इथिक्स के आर्गुमेंट समझ ले। आपका परिष्करण हुआ है तो आपको समझ में आएगा, तो आपको थोड़ा आनंद मिलेगा। आप कोई उपन्यास पढ़ेंगे, मन्नू भंडारी का महाभोज, हरीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल, प्रेमचंद का गोदान, जैनेन्द्र का कोई उपन्यास, आपको सुख मिलेगा। लेकिन 10 साल के बच्चे को उपन्यास दे दीजिए, उसको सुख नहीं मिलेगा। तो कुछ सुख ऐसे हैं जो हम अर्जित करते हैं। जितना हमारा बौद्धिक, साहित्यिक, संगीत, कला, इनकी समझ का विकास होता है, उतना वो सुख हमारे पास आ पाते हैं। नहीं होगा तो एक 200 करोड़ का आदमी भी व्यवसायी है, पैसा तो बहुत है, लेकिन साहित्यिक समझ विकसित नहीं हुई, तो प्रेमचंद के गोदान से उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। वही एक आदमी गरीब हो, कम पैसे वाला हो, लेकिन उसकी उपन्यास की समझ विकसित हो गई, वो प्रेमचंद पढ़ के मजा लेगा, उसको आनंद मिलेगा। तो वो सुख जो केवल मनुष्य मात्र होने से आपको मिल जाते हैं, वो शारीरिक सुख है। और वो सुख जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, बौद्धिक क्षमता का विकास, साहित्यिक क्षमता का विकास, संगीत की समझ का विकास करेंगे अपनी चेतना में, तब वो सुख जाएगा। इसको मानसिक सुख कहते हैं। तो मानसिक सुख वो सुख है जो हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं जो चेतना के विकास या परिष्करण से आती हैं, मानसिक सुख उत्पन्न करती हैं। तो सुख दो तरह के हो गए, एक जिनका संबंध मूलतः हमारी इंद्रियों तक ही है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स भी हमारी इंद्रियां ही हैं, इंद्रियों तक जिनका संबंध है केवल, वो शारीरिक सुख। लेकिन जिनके लिए चेतना के विकास की जरूरत पड़ेगी, वो मानसिक सुख। तो इस तरह से सुख दो तरह के होते हैं। आप में अगर स्थापत्य को समझने का सुख मिलने लगा, कला संगीत से सुख मिलने लगा, साहित्य से सुख मिलने लगा, तो उसको मानसिक सुख कहेंगे। और खाने पीने से जो सुख मिल रहा है, पहनने ओढ़ने जो मिल रहा है, उसको हम शारीरिक सुख कहेंगे। तो ये सुख जो है, ये कौन सा है? ये जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के आधार पर खाने पीने, पहनने, वस्तुओं के उपभोग से मिलने वाला सुख, यह हो गया शारीरिक सुख। और चेतना के विकास या परिष्करण से जुड़ा साहित्य, कला,
संगीत, बौद्धिक चर्चा से मिलने वाला सुख, मानसिक सुख। ठीक है। अब देखो, पढ़ने सबको सुख नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। जिनको नहीं मिलता इसका मतलब वो शारीरिक सुख तक ही सीमित है। खाना खाते हैं तो सुख मिलता है, परफ्यूम लगाते हैं तो सुख मिलता है, महकते हैं तो, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मिलता है, वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो सुख मिलता है। लेकिन क्लास में आते हैं तो सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बौद्धिक क्षमता का विकास होना इस वाले सुख के जरूरी है। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हुई तो बिहार का वही आदमी, भोजपुर का, जो भोजपुरी गाना सुनने पर खूब सुख लेता है, उसी आदमी को शास्त्रीय संगीत सुना दीजिए, सो जाएगा। इसका मतलब उसको म्यूजिक में, उस म्यूजिक से सुख तो मिला जिसका मूलतः संबंध शारीरिक इच्छा से था। लेकिन जैसे संगीत की समझ से जुड़ा सुख का मामला आया तो उस आदमी के पास, छपरा के उस आदमी के पास संगीत की समझ नहीं है, उसकी चेतना में संगीत की समझ का विकास नहीं हुआ, इसलिए शास्त्रीय संगीत से सुख नहीं मिलेगा। तो भोजपुरी गाना भी कहने के लिए संगीत, शास्त्रीय संगीत भी संगीत, एक से सुख मिल रहा, दूसरे से नहीं मिल रहा, क्योंकि एक शारीरिक किस्म का है, दूसरा मानसिक किस्म का है। शारीरिक के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आपका शरीर है तो सुख मिलने लगता है, मानसिक के लिए कुछ करना पड़ता है, क्षमता अर्जित करनी पड़ती है। उसने अर्जित नहीं की। रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला के एक रेडियो बाजा रखा हुआ अपने रिक्शे पे, उससे भोजपुरी गाना बज रहा है, सुख मिल रहा है उसको। लेकिन उसी की जगह आप ट्यून कर दीजिए भीमसेन जोशी का, बंद हो जाएगा सुख मिलना। तो ये अगर आप समझते हैं तो आप समझते हैं सुख इस तरह के दो प्रकार के हैं। अब ये सुख दो प्रकार के हैं तो इससे हम कहां जा रहे हैं? सुखवाद क्या है? सुख क्या है आप समझ गए? वह परिणाम सापेक्षतावादी नैतिक सिद्धांत जो सुखों को नैतिक मानता है और यह दावा करता है कि वही कार्य, निर्णय, कानून, नीतियां नैतिक मानी जाएंगी जिनसे परिणाम के तौर पर सुख उत्पन्न होता हो, बढ़ता हो तथा दुख दूर होता हो, घटता हो। तो वो सिद्धांत जो कहता है कोई कानून, कोई काम, कोई निर्णय तभी नैतिक होगा जब उसके परिणाम स्वरूप सुख पैदा हो, दुख घटे, सुख बढ़े, दुख घटे, सुख उत्पन्न हो, दुख दूर हो। सुख बढ़ाने वाले, दुख घटाने वाले, सुख पैदा करने वाले, दुख हटाने वाले कार्य ही नैतिक है। इसे क्या कहेगा? वही कार्य करना चाहिए, वही निर्णय लेना चाहिए, वही कानून बनाना चाहिए, वही नीतियां बनानी चाहिए जिससे सुख बढ़ रहा हो और दुख घट रहा हो। इसी सिद्धांत को हम सुखवाद कहते हैं। तो क्या मानता है? वही कार्य नैतिक है जो सुख उत्पन्न करते हैं। इसने क्या मान लिया? अच्छा परिणाम बराबर सुख उत्पन्न करने वाला परिणाम। तो जो सिद्धांत इस रूप में क्या मानता है? नैतिकता बराबर अच्छा परिणाम बराबर सुख उत्पन्न करने वाला परिणाम, यह कहलाता है सुखवाद। ठीक। तो हमने सुखवाद का मायने मोटे तौर पर सीख लिया। ये परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता है जो मानती है वही जिंदगी नैतिक जिसमें सुख बढ़ रहा हो, वही काम नैतिक जिसमें सुख मिल रहा हो, वही कानून नैतिक जिससे सुख पैदा हो रहा हो, वही पॉलिसी नैतिक जो सुख को लेके आए। तो सुख से ये नैतिकता को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। अब जरा हमको इस आधार पर देखना है कि सुखवाद कितने प्रकार का है और इस सुख को नैतिक मानने के तर्क क्या है भाई? सुख को अच्छा परिणाम क्यों माने, सुख को नैतिक क्यों माने? इसके समर्थन के तर्क क्या है? स्वार्थवाद में देखा था आपने, मनोवैज्ञानिक तर्क था कि चूंकि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है इसलिए स्वार्थ के अलावा कोई काम करेगा ही नहीं, स्वार्थ के अलावा काम करवाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए स्वार्थी मनुष्य के लिए स्वार्थवाद की नैतिकता बनाओ, इसी से नैतिक प्रेरणा आएगी, इसी से नैतिक काम करेगा। सुखवादी कहते नहीं, नैतिक प्रेरणा इससे आएगी इंसान में इससे सुख उसका बढ़ेगा, स्वार्थ से नहीं। तो नैतिक प्रेरणा का संबंध किससे जोड़ते हैं? सुख से जोड़ते हैं। ऐसे कुछ तर्क जिनसे सुखवादी सुखवाद नाम की नैतिकता को जस्टिफाई करते हैं, हम उसको सीखने जा रहे हैं और सुखवाद के प्रकार उसके बाद बना लेंगे। चलिए सुख क्या है सीखा, सुखवाद क्या है सीखा, अब सुखवाद के समर्थन के तर्क सीखेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रकार सीखेंगे। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण डिबेट्स और सुखवाद के अनुप्रयोग देखेंगे। जो सुखवाद के अनुप्रयोग हैं उनमें आप सीधे नहीं जा पाएंगे, उनमें कुछ डिबेट्स के बाद जा पाएंगे। जैसे बेंथम और मिल की डिबेट है, तो कुछ डिबेट्स देखेंगे, उनके बाद उसमें जाएंगे।
सुख तथा सुखवाद को नैतिक क्यों माना जाए? इसके समर्थन के तर्क मैं एक दो तर्क आपको बता देता हूं। एक तर्क तो आप समझ ही गए होंगे। एक है मनोवैज्ञानिक आधार पर, दूसरा है प्रकृति की संप्रभुता के आधार पर, तीसरा है मानव स्वभाव तत्वमीमांसा के आधार पर। ऐसे कई तर्क हैं, मैं दो तीन तर्क आपको बता देता हूं। पहला जो मनोवैज्ञानिक आधार पर तर्क है, दो सुख में तनाव होने पर प्राथमिकता कैसे देनी चाहिए? ये सब सीखेंगे रवि, अभी कैसे बताएं? अभी तो पहला पार्ट पढ़ रहे हो। आनंद और सुख में क्या अंतर है? पश्चिम में कोई अंतर नहीं, भारत में है। अभी आप पश्चिम दर्शन का सुखवाद पढ़ रहे हैं। पश्चिमी दर्शन में हैप्पीनेस और प्लेजर एक ही बात है। इंडिया में आनंद, जिसको ब्लिस कहते हैं, वो और सुख अलग अलग चीज है। सर क्या आपके कंटेंट में फर्क है जहां आप अदर जगह पढ़ाते हो? हाँ, होता रहता है फर्क, बच्चों के आधार पर फर्क होता रहता है। कैसे बच्चे हैं, कितनी समझदारी है, समय तो उतना ही पढ़ाने का। समझदारी आपकी ज्यादा होगी तो आर्गुमेंट ज्यादा पढ़ाऊंगा, समझदारी कम होगी तो रोचक उदाहरण ज्यादा बताऊंगा जिससे आप बात समझ पाए पहले मूल। भाई एक स्टूडेंट को मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एथिक्स पढ़ाने लगूं, एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करूं, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करूं, वो स्टूडेंट वो है जो एथिक्स का एबीसी सीख रहा है, तो क्या समझ पाएगा वो? इसलिए जो स्टूडेंट हमारे पास आता है वो तय करता है कि क्लास का नेचर क्या होगा। स्टूडेंट बहुत समझदार होगा तो उसको लंबे लंबे उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास में हंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, रोचक बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी आर्गुमेंट समझ लेता है, तो क्लास आर्गुमेंटेटिव ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक बच्चा जो क्लास में आया कह रहा सर टफ लग रहा है एथिक्स, अब जरा टफ लग रहा है अगर, तो एथिक्स क्या टीचर के पास तरीका है? क्लास को और रोचक बनाए, क्लास की रफ्तार और धीमी करे। तो धीमी करेगा तो ऐसा तो नहीं कि अनंत काल तक 80 क्लास 90 क्लास तक पढ़ाता रहेगा। क्लास की रफ्तार धीमी करेगा तो कंटेंट को काटना पड़ेगा। अब कंटेंट में बेसिक कंटेंट तो काटा नहीं जा सकता, इसका एडवांस कंटेंट कम हो जाएगा। क्योंकि तुमने सवाल पूछा है तो ईमानदारी जवाब देना एथिक्स में मेरी ड्यूटी है। तो ये बात है कि जैसा विद्यार्थी होगा उस हिसाब से टीचर ये तय करता है कि इसमें एडवांस कंटेंट जो थोड़ा सुपीरियर लेवल का है, इसमें डिबेट ज्यादा है। इसमें फिलॉसफी पढ़ाता हूं। फिलॉसफी में अपनी कक्षाओं में अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस की बात, आइडिया बर्लिन का डिबेट, प्लेटो के तमाम डिबेट्स, बहुत सारी चीज पढ़ाता हूं, वो एथिक्स के लिए काम की है। लेकिन डिबेट्स तो पढ़ने हम तब जाते हैं जब पहले हमको बेसिक बात समझ में आ जाए। बेसिक को छोड़ के आप डिबेट्स नहीं कर सकते। डिबेट करें या ना करें ऑप्शनल बात हो सकती है, लेकिन बेसिक ऑप्शनल नहीं है, बेसिक मैंडेटरी है। तो बेसिक पढ़ाने में किसी टीचर को कितना टाइम लग रहा है किसी क्लास में, इससे तय होता है कि किस तरह का कंटेंट उस क्लास में सप्लाई कर सकता है। देखो मैं 34-35 साल से एथिक्स पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो 34-35 साल में ऐसा थोड़ा है कि मैंने सुखवाद जितना तुमको बताया यही मैं जानता हूं। मैं तो सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, पूरी ना पढ़ी होगी, किसी किताब का 50 पेज पढ़ा होगा, किसी का 30 पेज पढ़ा होगा, बहुत सारी किताब पढ़ ली होगी इतने साल में। उन किताबों पर क्या हम चर्चा कर सकते हैं? कल मैंने एक किताब पर चर्चा की टेलीविजन साइकोलॉजी पर थोड़ी सी, तो 50 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो भी मुझे याद नहीं है, 30-40 मिनट निकल गया होगा टेलीविजन साइकोलॉजी समझाने में। तो हमारी दुनिया में ना जो ज्ञान है उस ज्ञान में अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे आप ऊपर जाते हैं लेयर्स कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, और उन लेयर्स की समझने का मतलब है कि हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स चीज समझने की क्षमता बन गई। फिर वही दिमाग आपका जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज होगी उसको हल करने लगता है। लेकिन ये लेयर्स बनाना ये रातों रात काम नहीं है कि आप कहते हैं कि सर कल आप जो पढ़ा दीजिए आर्गुमेंट। अरे आर्गुमेंट पढ़ा दूंगा, सो जाओगे। नहीं भरोसा है तो किताब बता रहा हूं अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का स्वरूप नाम से हिंदी अनुवाद है। 20 पेज पढ़ के मुझे आना बताना कैसा लगा, सो जाओगे 20 पेज में। 20 पेज की उस किताब, 20 किताब तो लंबी है, 250-300 पेज की है, लेकिन 20 पेज के शुरुआती पेज में ही अमर्त्य सेन इकोनॉमी भी यूज करेंगे, फिलॉसफी भी यूज करेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी यूज करेंगे, मनोविज्ञान भी यूज करेंगे। अब इतनी चीजें यूज करके जब 20 पेज में आप देखोगे आर्गुमेंट बन रहा है, तो आप समझने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। और एक स्टूडेंट है, नाम तुमने जरूर सुना होगा, टीना डाबी, राजस्थान कैडर की आईएएस है, फर्स्ट रैंक थी यूपीएससी में। इन्होंने जो निबंध लिखा था उस निबंध में जैसा आया मार्केट में, वो निबंध मैंने भी देखा, उसमें इसी किताब अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस के बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे कंटेंट को वैसे वैसा उतार दिया गया था। तो टीना डाबी भी तो स्टूडेंट है, लेडी श्री राम कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी। अब उसको अमर्त्य सेन की किताब समझने की क्षमता है, उसने वो लिखा, टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी उस किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अभी आप समझ नहीं पाएंगे, यूज करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो लेयरिंग होती है हमारे दिमाग में आर्गुमेंट्स की, ये रातों रात नहीं क्रिएट होती, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। तो आप किस स्टेज पर कोचिंग करने आए हैं? जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, तब आए हैं। और मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट कब आए, क्रैश कोर्स करने के लिए, क्रैश कोर्स करने के लिए, वो बेसिक पढ़ चुका है, यूपीएससी का मेंस लिख रहा है, क्रैश कोर्स करने आया है, तो उसको सुख कितने प्रकार का होता है पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स में मैं फिर ये देखूंगा कि उस विद्यार्थी में जो एडवांस नॉलेज है उसको देना है, क्योंकि वो किसी कोचिंग से ये सब पढ़ के आ चुका है। तो क्लास का नेचर, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, टीचर नहीं तय करता, ये स्टूडेंट्स तय करते हैं।
विद्यार्थी कैसे हैं? अगर टीचर के पास नॉलेज है तब, टीचर के पास नॉलेज नहीं तो फिर वो हर क्लास में वही पढ़ाएगा, क्योंकि वही उसकी लिमिटेशन है, उतना ही जानता ही है वो। फिर जो तुमको पढ़ाएगा वही दूसरे को पढ़ाएगा। लेकिन विद्यार्थी मेरे पास अलग आया और मेरे पास ज्ञान है, तो मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा ना उस विद्यार्थी को ज्ञान दूं। फिर मैं देखता हूं कि किस तरह का ज्ञान लेने लायक है ये, वैसा ज्ञान उसको देता हूं। चलिए अब आइए जरा वापस लौटिए। आप सवाल पूछते रहते, कभी मेरी निगाह पड़ जाती है तो उस पर मैं जवाब दे देता हूं। हालांकि इससे कई बार संतुष्ट होंगे, कई बार नहीं होंगे, लेकिन जो जवाब मुझे समझ में आता है और जो मुझे लगता है ठीक है वो देता हूं। तो मनोवैज्ञानिक तर्क से बात शुरू करते हैं और समझते हैं कि सुखवाद को नैतिक क्यों माना जाए। सुख नैतिक क्यों है, इसके समर्थन का पहला तर्क मनोविज्ञान से कैसे आता है। देखो, तुमने जैसे स्वार्थवाद में पढ़ा था, बिल्कुल वैसी बात यहां है। यहां क्या है? जो मनोवैज्ञानिक तर्क है वो मानता है कि सारी नैतिकता तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। क्या मानता है ये? इस तर्क के अनुसार नैतिकता अर्थात नैतिकता मतलब चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा, क्या अच्छा होगा, ये क्या कह रहा तर्क? इस तर्क के अनुसार नैतिकता अर्थात चाहिए का निगमन किसी तथ्य अर्थात है से होना चाहिए। देखो, इथिक्स भले चाहिए का विज्ञान है, लेकिन फिर भी जो चाहिए बताओ उसके पीछे कोई फैक्चुअल ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दार्शनिक के मन में विचार आया, प्लेटो के, हीगल के, और जो उनको ठीक लगा वही नैतिकता बता दिए। अरे भाई, कोई नैतिकता जब बता रहे हो कि बात नैतिक है तो हमको समझाओ कि उसको तुमने किस फैक्ट से डिराइव किया है। इसलिए एक वर्ग है एथिकल थिंकर्स का जो इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिकता भले खुद फैक्चुअल साइंस नहीं है, वर्णनात्मक विज्ञान नहीं है, लेकिन इसको निकाला जाना चाहिए किसी वर्णनात्मक विज्ञान से, फैक्चुअल साइंस निकाला जाना चाहिए। देखो, वही तक दे रहा हूं जो पिछले स्वार्थवाद में दिया था, वहां बताया मनोवैज्ञानिक आधार से नैतिकता निकलती, यहां भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोनों में चूंकि पहले एक बात पढ़ा चुका हूं, इस बार एडवांस लेवल पर बात कर रहा हूं। थोड़ा चाहता तो ये बता देता क्या कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करता है। मनोविज्ञान वाले लोग ये मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इसी मनोवैज्ञानिक समझ के आधार पर कह देना चाहिए कि मनुष्य को हमेशा सुख के लिए काम करना चाहिए। ये बात स्वार्थवाद में कही थी, दोहरा देता। इस बार थोड़ा सा उसको एडवांस किया। कब कर पाया एडवांस? कि पहले हम थोड़ी पहले वाली बात समझ चुके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो, फैक्ट से निकालो नैतिकता, तो क्या होगा इससे? इसका मतलब है कि किसी तथ्यात्मक वर्णनात्मक विज्ञान से ही क्या होना चाहिए? आदर्श मूलक मानकीय विज्ञान के सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। है दोनों अलग अलग। डिस्क्रिप्टिव साइंस का काम दुनिया का वर्णन करना है, हमारी समझ बेहतर करना है, और मानकीय विज्ञान का काम दुनिया को बेहतर करना है। पढ़ चुके ये बात। ये कह रहे भले दोनों अलग विज्ञान है, लेकिन मानकीय विज्ञान की कोई बात जब आप बताएंगे कि ये होना चाहिए तो उसके पीछे तर्क देना पड़ेगा, और तर्क वर्णनात्मक विज्ञान देगा। तो क्या कहेंगे? इसका मतलब है से चाहिए निगमित किया जाना चाहिए। है से चाहिए निगमित किया जाना चाहिए। सवाल पूछा जा सकता तुमसे, क्या है से चाहिए निकलता है? ये एथिक्स में डिबेट है। बहुत से लोग मानते हैं कि हाँ, फैक्ट से ही शुड निकलता है, बहुत से लोग नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं फैक्ट से शुड नहीं निकलता। तो अब ये सवाल था कि है कहां से आएगा, किस तथ्य से हम चाहिए निकालें? तो क्या माना इन लोगों ने? यही है या तथ्य जिससे नैतिक सिद्धांत बनेगा, मनोविज्ञान से लिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान एक वर्णनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान और मानकीय विज्ञान नहीं। मनोविज्ञान ये नहीं बताता मनुष्य का मनोविज्ञान कैसे बनना चाहिए, कितने तरह के मनोविज्ञान हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कहता वो। बताता मनुष्य का मनोविज्ञान बनता कैसे, चाइल्ड साइकोलॉजी होती क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी प्रभावित करने वाले कारक क्या है पर बात करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी चाहिए पर बात नहीं करता। तो कह रहे हैं साइकोलॉजी से फिर लो, अगर तुमको चाहिए है से बनाना है तो क्या करो, साइकोलॉजी से पता करो कि कैसा सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। और इसी आधार पर इसमें सिद्धांत क्या आया कि मनोविज्ञान नैतिकता का आधार होना चाहिए। नैतिकता मनोविज्ञान नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान उसका आधार होना चाहिए। तो इधर क्या पता चला? इधर पता चला कि चूंकि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेजर इज द ओनली प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डिजायर।
सुख ही मानवीय मनोविज्ञान की एकमात्र वांछनीय वस्तु है। सुख ही मानवीय मनोविज्ञान की एकमात्र वांछनीय वस्तु है। क्या बताया? है बताया। इसको कह देते हैं ये लोग कि मनोविज्ञान ने हमको बताया मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इसको मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। कहते हैं कि अब अगर ये पता चल गया तो ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद बन गया हमारे लिए आधार वाक्य। जैसे कहा था सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये आधार वाक्य है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राम भी मरणशील होगा। तो जब सारे मनुष्य सुख की आकांक्षा करने वाले प्राणी हैं और इन्हीं मनुष्यों के लिए हमको नैतिकता बनानी है, इन मनुष्यों के लिए चाहिए ढूंढना है जो सुख की आकांक्षा करते हैं, तब इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य से, इसी साइकोलॉजिकल फैक्ट से हमको एथिकल थ्योरी निकालनी चाहिए। तो इससे क्या निकला? इससे निकला नैतिक सुखवाद। प्रत्येक मनुष्य को सदैव सुख बढ़ाने एवं दुख को कम करने वाले कार्य ही करने चाहिए। बेंथम नाम का एक आदमी कहता है, सोचो भी मत कि बिना सुख के मनुष्य अपनी कानी उंगली भी हिलाएगा। कहता अगर सुख नहीं मिलेगा किसी काम से तो मनुष्य अपनी सबसे छोटी उंगली को हिलाएगा भी नहीं, काम करने के बाद छोड़ दो। तो ये जो सिद्धांत है नैतिक सुखवाद का, ये हमने कहां से निकाला? ये हमने निकाला मनोवैज्ञानिक सुखवाद से। अगर इसी तरफ मनोविज्ञान के आधार पर, अच्छा मनोविज्ञान फिजिक्स की तरह नहीं है तो साइंस, लेकिन फिजिक्स की तरह नहीं है। फिजिक्स में हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम सब मान लेते हैं। मनोविज्ञान में साइको एनालिसिस एक अलग ब्रांच है, उसकी अलग थ्योरीज हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज को मानते हैं। तो वहां भी संभावना मूलक सिद्धांत है, एकदम निश्चित सिद्धांत नहीं है। जैसे फिजिक्स में होते हैं उस तरह के बिल्कुल निश्चित सिद्धांत मनोविज्ञान में नहीं होते। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वो थोड़े संभावना मूलक किस्म के हैं, उनमें इतनी निश्चितता नहीं जैसे फिजिक्स के सिद्धांतों में होती है। तो ये बात अगर समझते हैं कैसे? एक आधार साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल आधार पर अगर हम जाएं तो हम इससे सुखवाद को सिद्ध कर सकते हैं, ये कहते हुए कि बिना किसी तथ्य के नैतिक सिद्धांत नहीं बनाया जाना चाहिए। और ह्यूमन बीइंग के लिए अगर कोई चाहिए का सिद्धांत बनाया जा रहा है तो ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ पर बनाया जाना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बातचीत करेगा मनोविज्ञान, इसलिए मनोविज्ञान को आधार मानकर सिद्धांत बनाओ तो उससे तो नैतिक सिद्धांत सुखवादी निकलेगा, क्योंकि सुख की आकांक्षा करने वाले मनुष्यों के लिए इसके अलावा कोई सिद्धांत आप नहीं बना सकते। दूसरा है प्रकृति की संप्रभुता के तर्क से। अच्छा सारे लोग ये नहीं मानते कि हमेशा है से चाहिए निकलना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए बिहार के लोग मानते हैं कि छठ में सूर्य की पूजा करनी चाहिए। एक समय वो मानते थे कि सूर्य देवता है, उससे उन्होंने पूजा की शुरुआत की होगी, सूर्य देव की पूजा। अब बिहार में जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं उनमें तो अब इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, तो थोड़े सब लोग अनपढ़ हैं। और इंजीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर तो ये जानते हैं सूर्य देवता नहीं, सूर्य तारा है। लेकिन सूर्य को तारा जानने के बावजूद क्या इंजीनियर डॉक्टर ने इस तथ्य के बदलाव से छठ पूजा करनी बंद कर दी? नहीं, सूर्य देवता था तब भी पूजा कर रहे थे, सूर्य तारा बन गया तब भी पूजा कर रहे हैं। उनका बच्चा मान लीजिए किसी दिन अपने पिता से पूछे, इंजीनियर पिता से, पिताजी बताइए सूर्य तारा है कि देवता है? उसके इंजीनियर पिता बताएंगे सूर्य तारा है, लेकिन छठ पूजा के समय कहेंगे बेटा सूर्य देवता की पूजा करो। इसका मतलब वो जो चाहिए बता रहे हैं अपने बच्चे को कि तुमको ये पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, उसमें है का कोई रोल नहीं। सूर्य देवता नहीं रह गया है तब भी सूर्य की पूजा हो रही है या होनी चाहिए, ऐसा बिहार के पूर्वांचल के लोग मान रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना नैतिक सिद्धांतों का चाहिए का तथ्य से कोई सीधा संबंध नहीं। इसको एक डिबेट है, क्या है से चाहिए निकालना चाहिए, क्या तथ्य से नैतिकता निकलनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ निकलनी चाहिए, इसमें सुखवादी स्वार्थवादी जैसे नैतिक सिद्धांतकार हैं, कुछ मानते नहीं। मनुष्य का मनोविज्ञान कैसा है, कैसे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कैसा भी हो मनुष्य, नैतिकता उससे अलग तरीके से बनाएंगे। हम तो ये देखेंगे होना क्या चाहिए, मनुष्य कैसा प्राणी, हमारा काम नहीं देखना। ठीक है, मनुष्य को मान लो पशु की तरह मनुष्य हो तो भी कहेंगे इसका थोड़े हम पशु वाली नैतिकता बना देंगे। तो इस पर डिबेट है कि क्या है से चाहिए निकलेगा, लेकिन सुखवाद के लोग इसको मानते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अब आओ जरा सुखवाद का तर्क किसने दिया। सुखवाद एक सवाल मुझे दिखा है, अभिषेक राय जी। अच्छा अभिषेक राय जी हैं। सुखवाद बहुत पुराना सिद्धांत है, भारत में चारवाक इसकी बात करते थे। पश्चिम में एपिकुरस है, एरिस्टिपस है, ईसा से 400-500 साल पहले सुखवादी लोग थे। ये अलग अलग सिद्धांत हैं, सेरेनाइक हैं, एरिस्टिपस हैं, एपिकुरस है, ये सुखवादी लोग हैं। और वर्तमान समय बेंथम मिल, जेएस मिल, बेंथम, ये सब इसके समर्थक हैं। बहुत लोग इसके समर्थक हैं, लेकिन मैं आपने चूंकि सिद्धांत किसने दिया तो वर्तमान में इसको पॉपुलर बनाया बेंथम और मिल ने। पुराने समय में सिद्धांत अरस्तु इसको मानता है सुखवाद को, तो पुराने समय में ग्रीक थिंकर्स को मानते थे, पश्चिम में भारत में चारवाक जैसे लोग मानते थे। तो अब आइए ये इसकी दूसरा जो तर्क है प्रकृति की संप्रभुता से, ये तर्क बेंथम ने दिया। बेंथम कहता देखो सही गलत का पता आजकल किससे लगाते हैं आप? आजकल जब आप राज्य में रहते हैं तो सही गलत का पता लगाते हैं कानून से। कहते हैं राज्य में कानून है, इसको तोड़ोगे तो गलत करोगे। बेंथम मानता है कि राज्य के कानून से ऊपर प्रकृति के कानून है। कहता सबसे ऊपर प्रकृति के कानून, उसके नीचे फिर राज्य के कानून आते हैं। तो कहता है कि प्रकृति के कानूनों को अगर हम समझ लें
तो हम नैतिकता का स्रोत समझ लेंगे। क्या नैतिक उसको उस प्रकृति के आधार पर पहचाने। जैसे आजकल आप राज्य को संप्रभु कहते हैं ना, राज्य संप्रभु, संप्रभु मतलब राज्य कानून बनाएगा, कानून नहीं मानोगे तो दंडित करेगा, संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता कानून बनाने की शक्ति, उसको लागू करवाने की ताकत। तो बेंथम के हिसाब से असली संप्रभु प्रकृति है, क्योंकि राज्य तो कृत्रिम है, इनकी संप्रभुता टूटती घटती बढ़ती रहती है। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है, अब वहां यूक्रेन की संप्रभुता नहीं चल रही है, लेकिन प्रकृति की संप्रभुता, चाहे रूस का कब्जा हो जाए चाहे यूक्रेन का, प्रकृति की संप्रभुता चलती रहेगी। तो बेंथम कहता है हमको नियम किससे बनाना चाहिए? नैतिकता के नियम को बनाना चाहिए प्राकृतिक कानूनों से। तो बेंथम के अनुसार सारी नैतिकता का निगमन प्राकृतिक विधियों से होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही सही अर्थों में संप्रभु है, जिसके नियम सभी राज्यों एवं मानवों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो बेंथम कहता है प्रकृति से बनाओ नियम, प्रकृति से बनाओ नियम, सारी नैतिकता का निगमन प्रकृति के आधार पर करो। तो सवाल उठेगा कि प्रकृति के नियम कैसे पहचाने? प्रकृति से अगर हम नैतिकता बनाने जाएंगे, प्रकृति के कानूनों से बनाएंगे, तो प्रकृति के नियम क्या कैसे पहचाने? बेंथम ने इसका समाधान बताया। कहा देखो आजकल जब नियम कानून जो राज्य का होता है उसको तोड़ते हो तो राज्य क्या देता है? दंड। दंड से क्या उत्पन्न होती है? पीड़ा। ठीक ऐसे प्रकृति के भी नियम होंगे, और प्रकृति के नियम टूटेंगे तो प्रकृति क्या देगी आपको? दंड, पीड़ा। तो इसका मतलब जो काम हम करते हैं और उस काम को करने पर कुछ दिन बाद पीड़ा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, समझ लो प्रकृति तुमको दंड दे रही है। और दंड कब मिलता है? कानून का उल्लंघन करने पर। तो बेंथम कहेगा समझ लेना इसका तो वो काम अनैतिक है, क्योंकि प्रकृति दंड दे रही है, इसका प्रकृति बता रही है तुमको कि तुमने हमारा कोई नियम तोड़ा है। ठीक इस तरीके से कोई काम तुमने किया, उसे पीड़ा नहीं हुई, सुख मिला, तो इसका प्रकृति तुमको बता रही ठीक कर रहे हो, वैसे करते रहो। तो बेंथम कहता है कि जैसे कानून तोड़ने पर राज्य दंड देता है, कानून का पालन करने पर आपके जीवन में दंड पीड़ा नहीं आती, सुख आता है, ठीक वैसे प्रकृति के भी अगर कानून है तो उन कानूनों का पालन करने पर भी आनंद और कानून तोड़ने पर पीड़ा आती होगी। तो बेंथम कह रहा कि पीड़ा और सुख यही प्रकृति के द्वारा क्या प्रकृति की विधि के अनुकूल है और क्या प्रकृति की विधि के प्रतिकूल है, इसको बताने के प्रकृति के तरीके हैं ना। तो क्या हुआ? प्रकृति सुख और दुख के माध्यम से मनुष्यों को बताती है कि क्या प्रकृति के विधि से संगत है और क्या असंगत। प्राकृतिक विधि से संगत होने पर क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। प्राकृतिक विधि से असंगत होने पर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इससे क्या होगी? पीड़ा या दुख। तो बेंथम के हिसाब से प्रकृति ने मनुष्यों को बताया है अपने सुख और दुख के माध्यम से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो पीड़ा होती है ना दुनिया में, ये उदाहरण कई बार पहले भी दे चुका हूं कक्षाओं में। पीड़ा होती है दुनिया में ना, आपके पेट में कोई बीमारी पनप रही होती, आपको पीड़ा कभी हुई ना होती, तो आप समझ नहीं पाते कि क्या खाना गलत है, क्या खाना सही है, क्या खाने से मेरे पेट में क्या हो रहा है। तो क्या आपको पीड़ा हुई नहीं? एक दिन डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी आंत सड़ गई, बस कुछ दिन के मेहमान हो और आप चल बसे। आप मतलब कोई आपको क्यों नहीं पता चला कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि पेट में कभी कोई दर्द हुआ ही नहीं। दर्द हुआ ही नहीं तो कभी समझ नहीं पाए। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति क्या करती? आपने कुछ गड़बड़ खाया, कुछ गलत हुआ तो आपको लूज मोशन होने लगेंगे, पेट में दर्द होने लगेगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, आप समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ हुआ, भागेंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहेगा फूड पॉइजनिंग हो गई, फला तुमने कुछ गलत खा लिया, फला तुम्हारा फैटी लीवर हो रहा है, दवा देगा, ठीक करेगा उसको। उसी पीड़ा से आप समझ पाए पेट की कि कुछ गड़बड़ है। किसने पीड़ा उत्पन्न की? प्रकृति ने। प्रकृति ने बनाया ऐसा है दुनिया को कि कुछ गलत करते हैं हम, पता चल जाता है। मान लीजिए आपके दांत सड़ रहे होते, आपको कभी दांत में पेन ही ना होता, ब्रश को साफ करते नहीं, आपके दांत सड़ते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला। एक दिन खाना खाने बैठे 28 दांत आपके निकल के थाली में गिर पड़े, आपको पहली बार पता चला सब दांत बाहर आ गए, लेकिन आपको पहले क्यों नहीं पता चला क्यों पीड़ा नहीं हुई? तो बेंथम क्या कहना चाहता है? बेंथम ने दांत वाला उदाहरण नहीं दिया, पेट वाला, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। बेंथम कहना चाहता है कि जब तुम कुछ गलत करोगे, दांत को ब्रश नहीं करोगे, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो दांत में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। गड़बड़ होनी शुरू होगी, तुमको पता चल जाए कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास भागोगे, रूट कनाल कर देगा, कुछ और कर देगा, पीड़ा को दूर कर देगा, और तुमको कह देगा कि दांत में ब्रश कर लिया करो, मीठा। गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। गड़बड़ होनी शुरू होगी, तुमको पता चल जाए कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास भागोगे, रूट कनाल कर देगा, कुछ और कर देगा, पीड़ा को दूर कर देगा, और तुमको कह देगा कि दांत में ब्रश कर लिया करो, मीठा ज्यादा मत खाया करो। तुमको पता चल गया क्या गड़बड़ था, उस गड़बड़ को तुम दूर कर लोगे।
जैसे आजकल बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे जीवन पद्धति के कारण बीमारियां, मधुमेह, रक्तचाप, बीपी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या कहेगा? लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, टहलने जाया कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, फला कीजिए, ये कीजिए, डॉक्टर तमाम बात बताएगा। तो वो जो बात आपको पता चली कि कुछ गड़बड़ है, लाइफस्टाइल डिजीज है, डॉक्टर क्या कह रहा है? कह रहा प्रकृति के अनुसार अपनी लाइफ बनाइए, इतना प्रोसेस फूड मत खाइए, मैदा मत खाइए, थोड़ा प्रकृति जैसे मोटा अनाज पैदा करती है वैसा खाइए, प्रकृति के रूप में जो नेचुरल फॉर्म है उसी तरह की चीजें लीजिए। तो बेंथम ये निकालता है कि प्रकृति के अनुरूप अगर चलोगे तो जीवन में पीड़ा नहीं होगी, प्रकृति के प्रतिकूल चलोगे तो पीड़ा होगी। इससे तुम पता कर सकते हो कि किसी चीज से अगर पीड़ा हुई तो समझ लेना कि प्रकृति के अनुकूल जा रहे हो, और किसी चीज से सुख मिल रहा समझ प्रकृति के अनुकूल जा रहे हो, पीड़ा हुई तो प्रकृति के प्रतिकूल जा रहे हो, सुख मिला तो प्रकृति के अनुकूल जा रहे हो। इससे बेंथम कहेगा कि मनुष्य सही गलत का पता लगा पाता है। शुरुआत में से मनुष्य ने जो सही गलत का पता लगाया उसी प्रकृति के चक्र से, प्रकृति के अधीन, प्रकृति के नियमों को समझकर सही गलत का पता लगाया। तो बेंथम कहता है फिर वही हमको मानवीय दुनिया में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के भीतर ही तो मानवीय दुनिया है। इसे कहेगा कि इसी से हमको क्या समझ लेना चाहिए कि अगर प्रकृति ने यह बताया कि जो दुख उत्पन्न कर रहा है गड़बड़ है, जो सुख उत्पन्न कर रहा है ठीक है, तो मानवीय दुनिया में भी इसी बात को हमको अपना लेना चाहिए। एक कथन देता है, क्या कहता है? कहता है प्रकृति ने मानवों को दो संप्रभु शक्तियों के नियंत्रण में रखा है, सुख और दुख। नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन हेड्स, प्लेजर एंड पेन। इसलिए संप्रभु प्रकृति की इन्हीं सुख दुख की शक्तियों के आधार पर ही मानवीय नैतिकता बनाई जानी चाहिए। तो जैसे कुछ लोग मनोविज्ञान से निकालते हैं सुखवाद को, वैसे बेंथम ने प्रकृति के आधार पर निकाला। ठीक है, ये कुछ तर्क हैं कि सुखवाद को नैतिक क्यों माने। वो कहता है नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते इसलिए सुखवाद को नैतिक मानो। मनोविज्ञान से मनुष्य स्वार्थी प्राणी ये तथ्य है, ऐसा सुखवादी प्राणी है इसलिए सुखवाद को मानो। तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनसे आप सुखवाद की नैतिकता को सिद्ध करने का एक आधार बना सकते हैं। अब इसके बाद अगली बात हो गई कि सुखवाद के प्रकार कितने हैं। चलो दो तरह सीख लो, तीसरा छोड़ दो। सुखवाद के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार का सुखवाद है। एक को कहते हैं स्थूल सुखवाद और एक को कहते हैं परिष्कृत सुखवाद। ये वाली बात कंप्लीट हो जाएगी तो पहला भाग सुख क्या है, सुखवाद क्या है, सुख के प्रकार क्या हैं, सुखवाद के प्रकार क्या हैं, ये फैक्चुअल बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट जैसे सवाल आते हैं उसको हम हल कर सकेंगे। ये स्थूल सुख क्या है, स्थूल सुखवाद क्या है? सुखवाद की वह धारा जो मानती है कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर या भेद होता है, गुणवत्ता का नहीं। शारीरिक और मानसिक सुखों में कोई गुणवत्ता का अंतर नहीं है, केवल मात्रा का हो सकता है। इसको कहते हैं स्थूल सुखवाद। और दूसरा सुखवाद की वह धारा जो मानती है कि सुखों में मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों का अंतर होता है तथा मानसिक सुख गुणवत्ता में शारीरिक सुखों से बेहतर होते हैं। यह परिष्कृत सुखवाद है। तो सुखों में केवल क्वांटिटी का फर्क है कि क्वालिटी का भी? जो कहता है क्वांटिटी का फर्क तो है, क्वालिटी का नहीं, वो स्थूल सुखवाद। जो कहता है क्वांटिटी का फर्क भी है, क्वालिटी का भी है, वो परिष्कृत सुखवाद। परिष्कृत सुखवाद मानता है कि मानसिक सुख और शारीरिक सुखों में गुणवत्ता एक ही तरह की नहीं होती। मानसिक सुख सुपीरियर होते हैं, शारीरिक सुख इंफीरियर होते हैं। परिष्कृत सुखवाद ये वाला मानता है कि सुखों में ना कोई इंफीरियर होता है ना कोई सुपीरियर, हां कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं सुख। केवल स्थूल सुखवाद कम ज्यादा तो होते ही हैं, श्रेष्ठ और हीन भी हो सकते हैं। परिष्कृत सुखवाद इसका समर्थक है बेंथम और इसका समर्थक है जेएस मिल। दोनों ने अपने अपने समर्थन के लिए एक कथन दिए जो आपसे पूछा जा सकता है। जेएस मिल का कथन है एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेहतर है, और एक संतुष्ट मनुष्य की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात ज्यादा बेहतर है।
ये मिल का कथन है किसके समर्थन में कि मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ हैं, शारीरिक सुख उसकी तुलना में हीन है। ज्यादा शारीरिक सुख वाला सुअर हो, कम शारीरिक सुख वाला लेकिन ज्यादा मानसिक सुख वाला मनुष्य हो, तो मनुष्य संतुष्ट सुअर से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक वैसे कम शारीरिक सुख वाला सुकरात हो लेकिन ज्यादा मानसिक सुख उसके पास हो, और ज्यादा शारीरिक सुख वाला बिजनेसमैन हो लेकिन उसके पास सुकरात जितना मानसिक सुख ना हो, तो सुकरात उससे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो मिल कहता है एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेहतर है, और एक संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात ज्यादा बेहतर है। तो वो कह रहा है मानसिक सुख ज्यादा होगा तो जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए मानसिक सुख ज्यादा बेहतर है। इधर बेंथम कहता है कि चाहे पुष्पिन खेलो चाहे कविता सुनो, अब बराबर है। पुष्पिन एक खेल है जिससे शारीरिक सुख मिलता है, कविता एक चीज जिससे मानसिक सुख मिलता है। बेंथम कह रहा है पुष्पिन एंड पोएट्री बोथ आर अलाइक, दोनों समान है। तो यही हम लोग रुकेंगे और अगली क्लास में इसी सुखवाद के भेद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे सुखवाद की नैतिकता से जो हमने अब तक उसका पहला भाग थोड़ा बहुत सीखा, इसकी नैतिकता से कैसे सामाजिक समस्याएं दूर होंगी, लैंगिक न्याय आएगा, जो सब स्वार्थवाद से सीखा था वही सुखवाद से कैसे सीख पाएंगे। तो ये बात हम सीखने के लिए नकुल कुमार जी, आप गए नहीं टेस्ट देने, 12 बजे से टेस्ट था, आपने टेस्ट छोड़ दिया। अच्छा चलिए, तो इसके लिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज यहीं तक, शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।